गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक नई यूनिट शुरू करेंगे। ये है चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों 10+2 के बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बच्चों को कम मेहनत करनी पड़ती है और उसमें मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो मेहनत कम होगी और मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो बच्चों मैंने इससे पहले चैप्टर में आपके साथ सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म स्टडी किया था और उन्हीं में से एक डेफिनेशन जो यहाँ मैं दोबारा से ले रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से या सिंपली फाई बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है कि जब कोई भी सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई हो तो उस सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है। बट डेफिनेशन में हम क्या लेते हैं, जब भी कोई सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है तो उस सरफेस से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली, यानी कि द टोटल नंबर ऑफ, एक मिनट ज़रा स्क्रीन ठीक कर लेता हूँ, द टोटल नंबर ऑफ magnetic field lines passing through the any surface नॉर्मली का मतलब जब वो परपेंडिकुलर रखा हो, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो डेफिनेशन हो गई बच्चों। द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई और फाई बी। या तो हम इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम इसको फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बच्चों 3 केस बनते हैं और इन तीनों केसों को आप ध्यान से देख लें। एक पहला केस ये बनता है कि अगर कहीं भी कोई क्रॉस सेक्शन एरिया आपने इस तरीके से मान रखी है, इसका एरिया ए है और इस क्रॉस सेक्शन एरिया का एरिया वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और यहाँ इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इस तरीके से है जो इस सरफेस पर ऐसे एंटर करती हैं और यहाँ से बाहर ऐसे निकल जाती हैं। इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया सेम डायरेक्शन में है तो इन दिस केस, इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम फाई बी कहते हैं, इज इक्वल टू होता है बी ए। और सिंपली जो आपका ये मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए है, आप इससे इसकी यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अभी इसकी यूनिट भी आपको कैलकुलेट करके दिखवाऊंगा। अब बच्चों इसमें सेकंड केस बनता है, केस नंबर 2, कि अगर आपकी सरफेस मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ या मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर नहीं रखी है। मान लीजिए आपका सरफेस एलिमेंट या सरफेस एरिया इस तरीके से है, ये सरफेस एरिया है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से यहाँ निकल रही है, जो कि ऑब्वियसली इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। Now try to understand the situation students।
अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें देखनी है तो वो इस पे परपेंडिकुलर यानी कि इस डायरेक्शन में होगा आपका एरिया वेक्टर, और ऑब्वियसली यहाँ एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो इस केस में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है फाई बी इज़ इक्वल टू बी ए कोस थीटा, और फाई बी इज़ इक्वल टू बी ए कोस थीटा को आप ये लिख सकते हैं कि फाई बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। ये सेकंड केस होगा आपका। जब ए और बी सेम डायरेक्शन में होंगे तो सिंपल बी ए, और जब आपका ए और बी सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे तो आपको लिखना है बी डॉट ए। अब केस थर्ड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सी जगहों पर हम इसका यूज़ करते हैं, या यूँ कहना भी ज़्यादा गलत नहीं होगा कि हम ज़्यादा यूज़ इसी का ही करते हैं। तो अगर इस तरीके से कोई इरेगुलर शेप आपके पास है तो आप यहाँ इसकी सरफेस पे कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट इमेजिन कर लीजिए। मान लीजिए इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया डी ए है, तो बेटा इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के इस पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा, जिसको हम एरिया वेक्टर ए कह सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जिससे पास हो रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर भी बी और डी ए के बीच का एंगल थीटा है, और अगर बी और डी ए, सॉरी ये डी ए होगा क्योंकि ये एरिया वेक्टर का एलिमेंट है, तो हम कहेंगे द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू the small area element dA is d phi b, और d phi b a को लिख सकते हैं हम b डॉट dA, और टोटल फ्लक्स यहाँ पर गिवन होगा फाई b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए, क्योंकि आपको यहाँ जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, और इनफाइनाइट एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। अब बच्चों इस इंटीग्रेशन के साथ या तो यहाँ पे ए लिख देते हैं या फिर एस लिख देते हैं। इसका मतलब होता है वेयर और इंटीग्रेशन ऑफ एस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। तो बच्चों ये तीन केस आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के मिलेंगे। इसके बाद बच्चों यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत सिंपल है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ बी इंटू यूनिट ऑफ ए। बी की यूनिट जो हम पहले पढ़ चुके हैं टेस्ला, और ए की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाती है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, एंड इट इज़ कॉल्ड Weber. So the students 1 Weber means WB is equal to 1 Tesla into 1 मीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इससे इसकी डेफिनेशन को भी, डायमेंशन को भी बना सकते हैं। द सीजीएस यूनिट ऑफ magnetic flux is Maxwell
CGS यूनिट को मैक्सवेल कहते हैं। और मैक्सवेल होता है 1, टेस्ला की जगह आप इसकी यूनिट ले लेंगे गॉस, और मीटर स्क्वायर की जगह आप इसकी यूनिट ले लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 गॉस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट बनेगी इसकी टेस्ला में। और मैक्सवेल में और वेबर में भी एक रिलेशन बनता है, 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल इसकी यूनिट है CGS में। और बच्चों इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स, द फ्लक्स entering the surface, the flux entering the surface is taken as positive, and the flux leaving the surface is taken as नेगेटिव। किसी भी सरफेस पर जो फ्लक्स एंटर करता है उसे नेगेटिव, और जो फ्लक्स निकलता है उसको पॉजिटिव। सॉरी, इसके साइन आप चेंज कर दीजिए। एंटरिंग नेगेटिव और लीविंग वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इस बात को आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर फ्लक्स एंटर कर रहा है तो उसके लिए थीटा 180, और अगर निकल रहा है तो उसके लिए थीटा 0 डिग्री होता है। आउटवर्ड का मतलब होता है, यानी आप सिंपली ये कह सकते हैं, आउटवर्ड का मतलब होता है पॉजिटिव, और इनवर्ड का मतलब होता है नेगेटिव। आउटवर्ड का मतलब पॉजिटिव और इनवर्ड का मतलब नेगेटिव होता है। इसके बाद बच्चों इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये मान के चलिए कि इस पूरे के पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक आर्टिकल है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इनका नाम बच्चों हम ये भी कहते हैं फैराडेज लॉ। इनको हम फैराडेज लॉ के नाम से भी पढ़ते हैं। 2 होते हैं फैराडेज लॉ। अब हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम चाहेंगे बच्चों आप इसको जो हम लिख रहे हैं उसको इसी तरीके से याद कर लें, और फिर इसके बाद हम इसे आपको समझाएंगे भी। देखिए, whenever the magnetic flux whenever the magnetic flux passing through the circuit changed। देखिए, इसका पहला पार्ट है, जब भी कभी किसी सर्किट से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग या लिंक्ड विद द सर्किट चेंज्ड। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा? एन इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड इन इट। तो उसके अंदर इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इंड्यूस्ड EMF
लास्ट इसका एंड होगा एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज्ड। बेटा एक एक वर्ड पे ध्यान देना, मैंने आपको इसलिए थोड़ा ध्यान से सावधानी से इसको लिखवाया है। इसको आप दो पार्ट में याद करेंगे। पहले पार्ट में ये लिखा है कि व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सर्किट और पासिंग थ्रू द सर्किट चेंज्ड, जब क्या चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन इट, तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। और ये बात ये कहती है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज, ये तब तक रहता है, तब लास्ट हो जाएगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा। तो मतलब ये तब तक रहता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। हम चाहेंगे कि आप इसको बार बार याद कर लें। अब फैराडे का सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ, या फिर इसका दूसरा नाम हम फैराडे लेंज लॉ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लेंज के द्वारा भी कुछ ऐड किया गया है, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो ये कहता है कि दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, जो अभी पहले लॉ में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चों जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स अभी इंड्यूस हुआ था, जिसको हमने पहले नियम में बताया, वो किसके बराबर होता है, वो नेगेटिव मतलब माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। मीन्स हम इसको ये कह सकते हैं कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेल फाई बाई डेल टी। और अगर आपको खाली इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ ये चाहिए, तो उसको कहते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये बात आप 11th क्लास से ही जानते हैं कि डेल फाई बाई डेल टी एवरेज होगा और डी फाई बाई डी टी इंस्टेंटेनियस होगा। तो 4 कैपिटल एन टर्न्स, अगर आपको कैपिटल एन टर्न्स दे दिए गए हैं तो तब हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, और इसको हम ये लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी और इंटू एन फाई, where n phi is called number of flux linkage, इसका नाम होता है नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज। बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब ये है, यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा जा सकता है कि E इज इक्वल टू माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, अगर एवरेज की बात आती है तो। नाउ बच्चों इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। देखिए आप लोगों को सबको पता है कि वी नो दैट द इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब यहाँ पर चार्ज से ही है, तो उसको हम कह सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी से। और आई इज इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ, आई इज इक्वल टू ई बाई आर। ये उसी फॉर्मूले का इक्वलेंट फार्मूला है जिसमें आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। तो इन दो फार्मूले का यूज़ करके हम Q भी निकाल सकते हैं और I भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों अभी जैसे I की वैल्यू की बात करें तो I इज़ इक्वल टू होता है E बाई आर, और E आपको पता है ये माइनस N बाई आर इंटू डी फाई बाई
dt बन जाएगा। तो I इज़ इक्वल टू यहाँ -N/d∅/r dt होता है। अब बच्चों अगर आप इस फॉर्मूले को देखते हैं बेटा, तो I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू dt होता है, और जहाँ पर dt क्या है, dt है टाइम इंटरवल। मतलब आप जितना तेज़ी से चेंज करते हैं करंट उतना ही ज़्यादा इंड्यूस होता है, और आप जितना धीरे धीरे चेंज करते हैं करंट उतना ही कम इंड्यूस होता है। तो अगर ज़्यादा करंट इंड्यूस करना चाहते हैं तो आपको चेंज ज़्यादा जल्दी से यानी क्विकली करना होगा। अब अगर हम इंड्यूस्ड चार्ज की बात करते हैं तो इंड्यूस्ड चार्ज आपका dq इज़ इक्वल टू आई डी टी। तो dq इज़ इक्वल टू I की जगह पर आप लिख देंगे -N/d∅/r dt और इनटू dt से dt कैंसिल। तो dq इज़ इक्वल टू -N/d∅/r ओनली फॉर वन टर्न। अगर केवल एक ही टर्न है तो आप ये लिख सकते हैं फाई टोटल फ्लक्स इज़ इक्वल टू n छोड़ देंगे और d∅ से, सॉरी ये q है आपका, तो q इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ phi/r। ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है चार्ज निकालने का। बच्चों जब न्यूमेरिकल आते हैं तो सभी बच्चों का ध्यान चार्ज निकालते समय q इज़ इक्वल टू आई टी पर जाता है या q इज़ इक्वल टू एन ई पर जाता है, पर जब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही हो, मैग्नेटिज्म की स्टडी हम कर रहे हो, तो उस टाइम जो आपका q का फॉर्मूला बनता है वो -phi/r, और अगर n टर्न्स है तो आप q इज़ इक्वल टू n∅/r भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो माइनस साइन है वो केवल ये इंडिकेट करता है कि ये फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है, बाकी फॉर्मूला आपका यही सेम एज इट इज़ रहना है। बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल है लेंस लॉ, और लेंस लॉ पढ़ने में बहुत छोटा और बहुत आसान है, लेकिन इस पर बेस्ड आपको 1 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, ज़रूर ही मिलता है, हर साल ही आता है। तो लेंस लॉ क्या कहता है, इसका मतलब आप समझिए। लेंस लॉ कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट, इज सच ए वे भी लिख सकते हैं, इज सच दैट इट अपोजेज that cause which produces it। इसका मतलब है कि जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो खुद पैदा हुई है। अब इंड्यूस्ड करंट किसके कारण पैदा हुई है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण। तो इसलिए इंड्यूस्ड करंट हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करती है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है तो उसे घटाने की कोशिश करती है, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घटता है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारे पास ऐसी एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, और इसमें हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है और ये यहाँ ऐसी कॉइल बना ली है। और अब मैं किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस मैग्नेट के इस कॉइल के पास लाता हूँ। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ऑब्वियसली जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, और उनमें से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इस कॉइल से भी पास हो रही होगी। अब जैसे ही हम इस कॉइल के नॉर्थ पोल को इसके पास लाते हैं, तो अभी तो जैसे 3 या 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है, तो पास लाने से और ज़्यादा पास होंगी, वो पास लाने से और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास होगी। मीन्स जैसे हम नॉर्थ पोल को पास लाएंगे तो इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। अब फ्लक्स बढ़ने का मतलब आप समझ लीजिए, आप नॉर्थ पोल को पास ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा,
मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने का मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जो फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करे। और फ्लक्स किसके कारण बढ़ रहा है? नॉर्थ पोल के पास आने के कारण। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जो नॉर्थ पोल के पास आने का अपोज करे। तो ये वाला जो पोल है ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, और अगर ये नॉर्थ पोल है तो इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी। तो देखो ये नॉर्थ पोल ये इसका अपोज करेगा। हाँ, अगर आप इसको दूर ले जा रहे होते तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटता, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी होती कि ये इसके दूर जाने का अपोज करती, और दूर जाने के अपोज का करने का मतलब ये इसका साउथ पोल बनता। तो लेंज लॉ पढ़ने में बड़ा आसान है, ये सिर्फ ये आपको बताता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होता है करंट की डायरेक्शन हमेशा उस चेंज का अपोज करती है। और बच्चों, लेंज लॉ एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही लॉ है। तो बाकी के जो आर्टिकल्स बचे हैं वो हम इससे नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आपसे उम्मीद है कि यहाँ तक के सभी आर्टिकल्स को आप आराम से कर लेंगे और ये नोट्स वगैरह भी आप प्रिपेयर कर लेंगे।